हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकानमी के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ये 1500 प्लस एमसीक्यूज हैं, लेकिन इसमें जो एमसीक्यूज स्किप करने के लायक होंगे उनको हम स्किप करेंगे। सिर्फ हम इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो जेकेपी बॉर्डर बटालियन के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और एसएसबी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजीली स्टूडेंट्स खुद नहीं पढ़ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब सेटअप हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप, एनडीसी। पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। देख लीजिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है मेरे दोस्तों, वो कब बनी थी? वो 1952 में बनी थी। कब बनी थी? 1952 में। अगर पूरा डेट पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा, 6 अगस्त 1952 को जो एनडीसी है वो बनी थी। और याद रख लीजिएगा, जितने भी प्लान्स, ठीक है, जितने भी प्लान्स प्लानिंग कमीशन बनाती है ना, जितने भी प्लान्स प्लानिंग कमीशन बनाती हैं, ठीक है, दैट्स ऑल प्लान्स मेड बाय प्लानिंग कमीशन आर अप्रूव्ड बाय एनडीसी फर्स्ट। ठीक है, उनको पहले कौन अप्रूव करता है? दे आर फर्स्ट अप्रूव्ड बाय एनडीसी। जितने भी प्लान्स प्लानिंग कमीशन बनाती है ना, उनको पहले एनडीसी अप्रूव करते हैं। याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन पहले अप्रूव करता है प्लानिंग कमीशन के प्लान्स को? एनडीसी। और प्लानिंग कमीशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग किस सब्जेक्ट में आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरन लिस्ट या किसी स्पेशल लिस्ट में उनको रखा गया है? तो याद रख लीजिएगा, यूनियन लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग जो है मेरे दोस्तों, वो यूनियन लिस्ट में मेंशनड है। फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर्स गवर्नमेंट किस पे डिपेंड रहती है? ठीक है, सबसे पहले ये इंटरनल फाइनेंसिंग क्या होता है आपसे, मुझे लगता है आपको बिल्कुल डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स में। ये पक्का है। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा आपको ये हिस्ट्री पूछी जाएगी, पहला 5 ईयर प्लान कब आया, दूसरा कब आया, या क्या था 5 ईयर प्लान में। मुझे मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वही निकलता है फिर, क्योंकि पिछली बार भी मैंने एक्सपेक्ट कुछ किया था। जेकेपी बॉर्डर बटालियन जो वुमेन्स का पेपर हुआ, उसमें भी सेम वही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे फिर लास्ट पे। चलिए देखते हैं हम पहले इंटरनल फाइनेंसिंग क्या होता है। देख लीजिए, जब कोई कंपनी, या हम कहेंगे जब कोई भी बंदा या कोई भी गवर्नमेंट जो है, अगर वो क्या करेगी, मान लीजिए मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया इस साल, ठीक है, मैंने इस साल कुछ प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट को मैं अब क्या करूंगा, इसको मैं किसी दूसरे चीज में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, कोई दूसरा एसेट में तैयार करूंगा। ठीक है, एसेट इन द सेंस, एसेट का मतलब क्या होता है? कोई मशीन में लाऊंगा, ठीक है, जो मुझे क्या बना के देगी? प्रोडक्ट्स बना के देगी। फिर उन प्रोडक्ट्स को मैं बेचूंगा और वहां से फिर से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम एसेट बोलेंगे। ठीक है, ये जो है ना, ये एसेट है। ठीक है, जो मुझे प्रोडक्ट्स देगा, फिर उस प्रोडक्ट्स में क्या उठाऊंगा? प्रॉफिट उठाऊंगा। ठीक है, अब देख लीजिए, मुझे आपको इंटरनल फाइनेंसिंग समझाना है। इंटरनल फाइनेंसिंग क्या होता है? मान लीजिए आपने कहीं पे प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उस प्रॉफिट को अब आप, ठीक है, आया प्रॉफिट छोड़ दीजिए, यानी कि आपको किसी सोर्स से इनकम आई, ठीक है, या प्रॉफिट आया, किसी भी सोर्स से आपको इनकम जनरेट हो गई, अब आपके पास वो जुमा है, और उन इनकम, उस प्रॉफिट, उस पैसे को अब आप किसी दूसरे चीज में इन्वेस्ट करते हो, कोई दूसरा एसेट आप क्रिएट करते हो। ठीक है, कोई दूसरी चीज आप क्रिएट करते हो जो आपको और भी ज्यादा इनकम, रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके देगी। तो अगर मैंने ये प्रॉफिट दूसरे किसी जगह पे इन्वेस्ट किया, तो मैं कहूंगा कि मैंने क्या किया? इंटरनल फाइनेंसिंग मैंने की। यानी कि प्रॉफिट जो है उसको मैंने एक नया, ठीक है, उससे मैंने एक नया इन्वेस्टमेंट जो है क्रिएट किया, एक नया एसेट मैंने क्रिएट किया, तो इसको हम बोलेंगे मैंने इंटरनल फाइनेंसिंग किया। अब आपसे पूछा जाता है, जो 5 ईयर प्लान्स में जो इंटरनल फाइनेंसिंग होती है, उसमें गवर्नमेंट किसके ऊपर डिपेंड होता है? टैक्सेशन इज ओनली, टैक्सेशन एंड पब्लिक बारोइंग, टैक्सेशन यानी कि टैक्सेस हम कहेंगे सिंपली, या वो पब्लिक बारोइंग एंड डिफिशिट फाइनेंसिंग पे डिपेंड होता है, या टैक्सेशन पब्लिक बारोइंग एंड डिफिशिट फाइनेंसिंग पे डिपेंड होता है। याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ नहीं इसको। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे ना क्वेश्चन को, आप पहले थोड़ा सा गौर से मतलब देख लीजिए, इस पे थोड़ा सा आप विचार खुद भी करो, आपको खुद समझ में आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट हमारी बनाती है ना, ठीक है, उसमें जो इंटरनल फाइनेंसिंग होती है, उसमें जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू, मतलब जो गवर्नमेंट नए एसेट्स क्रिएट करते हैं ना, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनका वो पैसा कहाँ से आता है? उनका पैसा टैक्सी से आता है ना। ठीक है, लोग उनको मत यहाँ से कुछ पैसे उधार देंगे। ठीक है, वो सिर्फ टैक्स का पैसा होता है, वो सिर्फ टैक्स ही होता है, यानी कि टैक्सेशन पे ऑनली वो डिपेंड रहता है। नेक्स्ट,
द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम, हाँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कौन करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्लानिंग कमीशन करता है, याद रखना, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू, हाँ 5 ईयर प्लान जो है ना वो क्या चाहती हैं, वो भारत 5 ईयर प्लान जो है क्यों बनाए जाते हैं, उसका क्या मकसद होता है, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, उसका मकसद होता है कि हम क्या करें, हम कंट्री को डेवलप करें, किससे, इंडस्ट्रियली, यानी कि कंट्री में इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो जाए। कौन सा इंडस्ट्रीज, पब्लिक भी प्राइवेट भी, जॉइंट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज होंगे वो भी डेवलप हो जाए, और कोऑपरेटिव सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है वो भी डेवलप हो जाए। यानी कि 5 ईयर प्लान्स का मकसद होता है कि हम इंटेंड करें, उसका इंटेंड क्या होता है कि हम कंट्री के तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम क्या करेंगे, शाबाश, उनको हम डेवलप करेंगे। प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ अपनी एडवाइस दे सकती हैं, ये जो एडवाइस देगी, ये जो प्लान बनाएगी, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी या कोई भी बॉडी उसको फॉलो करेगी, हाँ वो उसको गवर्नमेंट उसको कह सकती है कि आप इसमें थोड़ा सा अमेंड करो, ये करो वो करो, लेकिन ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी आप समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ एडवाइस दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगर आपसे कोई ये पूछेगा ना, ये बताइए, बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंडिया में कौन सी टाइप ऑफ इकॉनमी है। देख लीजिए, एक इकॉनमी होती है सोशलिस्ट इकॉनमी, ठीक है, क्या होती है, सोशलिस्ट इकॉनमी। दूसरा होता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ठीक है, समझना, अच्छे से समझना, ठीक है, बिल्कुल बेसिक में आपको समझा दूंगा। एक होता है सोशलिस्ट इकॉनमी, दूसरा होता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी जो है ना मेरे दोस्तों, सोशलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल लेबर जो है, कितना लेबर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कौन से रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से वो रॉ मटेरियल लाएंगे, कितने गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स यानी कि कितनी चीज़ें, ठीक है, कितने गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे, कितना स्टॉक हम प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, यानी कि सोशलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, प्रोडक्शन की फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बोला लेबर, मटेरियल, कैपिटल, गुड्स वगैरह, यहाँ सप्लाई डिमांड, ये यहाँ प्राइस को फिक्स करना, ये सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। किस इकॉनमी में, सोशलिस्ट इकॉनमी में। सोशलिस्ट यानी कि हम सिंपली कहेंगे सोशलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है, इकॉनमी जो होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। और जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है मेरे दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है बिल्कुल। कैपिटलिस्ट इकॉनमी सबसे पहले आप याद रखना, कैपिटलिस्ट इकॉनमी को हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकॉनमी भी, क्या उसको हम बोलते हैं, फ्री मार्केट इकॉनमी भी हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्री मार्केट इकॉनमी। या कैपिटलिस्ट इकॉनमी को हम मेरे दोस्तों बोलते हैं फ्री एंटरप्राइज, ठीक है, फ्री एंटरप्राइज इकॉनमी भी हम इसको बोलते हैं, किसको, कैपिटलिस्ट इकॉनमी को। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है, याद रख लीजिएगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं, क्या आते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स ओन एंड कंट्रोल करते हैं किसको, इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को, या बाकी इकॉनमी को, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसी का होता है, मतलब कोई इंडस्ट्री होगी उसी का कोई मतलब कोई एसेट उसी का होगा, वही उसको खुद कंट्रोल करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो रिलायंस जियो है ना, रिलायंस जियो, ठीक है, रिलायंस जियो जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट है ना, ठीक है। इसका जो कुछ भी है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बोला लेबर, मटेरियल, कितना गुड्स निकालना है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना प्राइस फिक्स करना है, तो वो सारी चीजें कौन करेगा, वो गवर्नमेंट खुद करेगा क्या, नहीं, वो खुद अंबानी ब्रदर्स करेंगे, है ना। रिलायंस जियो क्या है फिर, ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी में आएगा, समझ गए आप। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, कैपिटलिस्ट में इकॉनमी कौन कंट्रोल करता है, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट मतलब कोई भी ओनर उसको करेगा। अब याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा भारत में कौन सी टाइप ऑफ इकॉनमी है, सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट, ना ही सोशलिस्ट है ना ही कैपिटलिस्ट है, या हम कहेंगे दोनों है, ठीक है, सोशलिस्ट भी है कैपिटलिस्ट भी है। भारत में सोशलिस्ट इकॉनमी भी है, याद रखना, भारत में सोशलिस्ट इकॉनमी भी प्रिवेल होती है और यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकॉनमी भी है, ठीक है, याद रखना, भारत में सोशलिस्ट भी है कैपिटलिस्ट भी है। जिस कंट्री में सोशलिस्ट इकॉनमी भी होगी कैपिटलिस्ट इकॉनमी भी होगी, हम कहते हैं वहां पे मिक्सड इकॉनमी है, क्या है,
वहाँ पे मिक्सड इकानमी है। इसका मतलब है हमारे भारत में भी मिक्सड इकानमी है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट खुद ओन करता है, खुद कंट्रोल करता है। उसका मतलब है यहाँ पे सोशलिस्ट इकानमी है। और यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको रिलायंस जियो की एग्जांपल दी, ठीक है, तो ये क्या है, एक कैपिटलिस्ट इकानमी की एक एग्जांपल है, यानी कि यहाँ पे एक कैपिटलिस्ट इकानमी भी है, यानी कि सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट इकानमी इज इक्वल टू मिक्सड इकानमी। इसका मतलब है हमारे भारत में कौन सी इकानमी है, मिक्सड इकानमी है। जिसको समझ में नहीं आया वो 10 या 20 सेकंड वीडियो को पीछे ले जाइए, खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि भारत में आप कौन सी इकानमी है, मिक्सड इकानमी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्लानिंग कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, गलत है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो है मेरे दोस्तों प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है, ठीक है। इसका मतलब यही इसका सही जवाब है। फिर आंसर भी यहाँ पे आंसर इसके साथ साथ दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है मेरे दोस्तों वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है। अब आप याद रखना, आपको पता है प्लानिंग कमीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लानिंग कमीशन कब बनाई गई थी, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी मेरे दोस्तों, याद रखना। प्लानिंग कमीशन जो है ना, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन 1950, ठीक है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप की गई थी, ठीक है। कब हुई थी सेटअप, 15 मार्च 1950 को। अब याद रख लीजिएगा किसके चेयरमैनशिप के अंडर, ठीक है, किसके चेयरमैनशिप के अंडर ये प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी। याद रखना ये बनाई गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जब 1950 में प्राइम मिनिस्टर था, उसी के चेयरमैनशिप के अंडर प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप की गई थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, क्यों उसी के चेयरमैनशिप के अंडर, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही होता है ना, इसीलिए उसी ने करवाया था ये, ठीक है, सेटअप। और याद रखना अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में बताना है, जो प्लानिंग कमीशन है ना मेरे दोस्तों, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी 1950 में, उससे पहले भी एक हुई थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इंडिपेंडेंस से पहले भी एक प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे सुन लीजिए, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी, 15 मार्च 1950 को बोला मैंने। लेकिन याद रखना क्या प्लानिंग कमीशन अभी भी काम करती है, नहीं, ये अब डिफंक्ट है। डिफंक्ट यानी कि हम कहेंगे अब डिफंक्शनल है। डिफंक्ट मीन्स यानी कि डिफंक्शनल, अब ये काम नहीं करती है प्लानिंग कमीशन। फिर क्या होता है, फिर प्लानिंग कमीशन का काम आज कौन करता है, प्लानिंग कमीशन के बदले 2014 के बाद, ठीक है, 2014 के बाद प्लानिंग कमीशन के बदले नीति आयोग आया। क्या आया, नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन का काम अब कौन कर रही है, नीति आयोग अब कर रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो प्लानिंग कमीशन है वो डिफंक्ट कब से हुई, वो डिफंक्ट किसने करवाई, वो डिफंक्ट पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वो करवाई डिफंक्ट। कब ये डिफंक्ट हुई प्लानिंग कमीशन, किस डेट पे, 13 अगस्त 2014 से ये जो प्लानिंग कमीशन है ये डिफंक्ट है। और इसके बदले और एक बॉडी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने किया 7वां, 8वां हमें छोड़ना है, ठीक है। 8वें को आप ऐसे ही रहने दो। अच्छा, अब सुन लीजिए, नीति अगर आपसे पूछा जाएगा ना, कोई पूछेगा नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा। अभी मैंने आपको ऊपर 2-3 बार बोला, ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ऑनेस्टली आंसर देना। जो भी वीडियो देख रहा है ना, ऑनेस्टली आंसर देना, ठीक है। गूगल सर्च कोई नहीं करेगा। आप में से मुझे कौन बोलेगा नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग, मैंने आपको बोला नीति आयोग किसके बदले आया, शाबाश, प्लानिंग कमीशन के बदले आया। यानी कि जो काम प्लानिंग कमीशन कर रही है अब वो नीति आयोग कर रही है। सिंपली जो प्लानिंग कमीशन था वही नीति आयोग भी है। अब मुझे बताइए नीति आयोग का जो प्रेजेंटली यानी कि 2022 मैं मान के चलूंगा, प्रेजेंटली नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, मुझे उसका नाम आप बताओ, ठीक है, ठीक है। ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली अपना आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे पूछ रहा हूं नीति आयोग का प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है हमारे नीति आयोग का। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, देखूंगा मैं, अगर नहीं पता वो भी बताना तो फिर मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स, देख लीजिए सबसे पहले है टेक ऑफ स्टेज। इस टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी मीन्स स्टेडी ग्रोथ बिगिनर्स, ये इसका सही जवाब है।
टेक ऑफ स्टेज इकोनॉमिक ये एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है। कब इस्तेमाल की जाती हैं? जब स्टीडी ग्रोथ स्टार्ट होती है, यानी कि व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इज व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकम टू ऑकर। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो होने लगती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में क्या होने लगती हैं? डेवलपमेंट होने लगती हैं, मतलब प्रॉफिट अच्छा गेन होने लगता है, वर्कर्स को अच्छी तरीके से काम मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन टू ऑकर, ठीक है, बिगेन टू ऑकर है, ठीक है, दैट इज स्टडी ग्रोथ बिगिनर्स, ठीक है। धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो बढ़ने लगी, धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इनकी इंडस्ट्रीज में जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इंडस्ट्रीज पे जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ने लगी, तो उसी को हम बोलते हैं टेक ऑफ स्टेज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम। हाँ, जो ये प्लानिंग कमीशन वगैरह जो चल रही है या नीति आयोग हम कहेंगे, ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री जो है ये कैसे डेवलप हो जाएंगे, इनकम कैसे जनरेट हो जाएगी, ये वगैरह। तो ये प्लानिंग जो है ना, यानी कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ये प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग बनाया जाता है। तो ये प्लानिंग जो है ना, ये इस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से निकाले जाते हैं? याद रखना, इस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव जो है वो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी निकाले जाते हैं। फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री क्या करना है, ये किस में लिखा गया है? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो इसीलिए इस प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आता है? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन, किस सेक्टर में एंगेज है? शाबाश, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर में किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर को, एग्रीकल्चरल एंड एलाइड, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो इसके साथ साथ बाकी रिलेवेंट एलाइड सेक्टर्स का मतलब क्या है? जो इसके साथ बाकी रिलेवेंट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ बाकी जो रिलेवेंट सेक्टर्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। इसमें एग्रीकल्चर आता है, जो हम ये करते हैं ना, फॉरेस्ट्री वगैरह जो है ना, फॉरेस्ट्री जो है, या मतलब एनिमल हस्बेंड्री जो है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जो है, बी कीपिंग जो है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, ये सब कुछ किस में आएगा? ये एग्रीकल्चर में आता है, यानी कि ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। या फिशिंग, ठीक है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग नहीं, ठीक है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये किस में आता है? ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर हम किसको बोलते हैं? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। जो टर्शियरी सेक्टर है ना, टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हाँ, यहीं पे मैं क्लियर कर दूंगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, जैसे मैंने आपको बोला फॉरेस्ट्री वगैरह आता है। हाँ, इसमें माइनिंग भी आएगा, ठीक है, पर इसमें शायद माइनिंग भी आएगा। हाँ, आएगा, वैसे तो आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनिंग भी इसमें आएगा, ठीक है, फॉरेस्ट्री भी इसमें आएगी, जो हम क्रॉपिंग वगैरह करते हैं ये भी इसमें आएगी, एनिमल जो हम मतलब डोमेस्टिकेट करते हैं वो भी इसमें आएगी, बी कीपिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मैंने आपको देखी किस में आएगा? एग्रीकल्चर के साथ आएगा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के साथ आएगा। तो अब दूसरा जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी। इसमें क्या होता है? जो यहाँ से रॉ मटेरियल निकलेगा, ठीक है, उसको गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ से लकड़ी निकाली हमने, फॉरेस्ट्री से लकड़ी निकाली, ठीक है, लकड़ी निकाली गई, अब उस लकड़ी को यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? चेयर बनाया जाएगा। उसको चेयर कहाँ पे बनाया जाएगा? किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर उसका, ये उसका काम है, ठीक है। इस रॉ मटेरियल क्या था? सिंपली वुड थी रॉ मटेरियल, उस वुड को कन्वर्ट किया गया चेयर में। कहां पे? चेयर में कन्वर्ट किया गया, सेकेंडरी सेक्टर में। अब क्या हो जाएगा? इस चेयर को इस्तेमाल किया जाएगा ऑफिस वगैरह में, ठीक है, और सिविल पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये क्या बनेगी? सर्विस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं, जो हम सिम कार्ड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो है ना, ये जो कम्युनिकेशन वगैरह है ना, ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन वगैरह है, या जो बैंकिंग फैसिलिटी है, ठीक है, ये जो बैंकिंग फैसिलिटी है, या ये जो हमें जो मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है, ये सारी जो चीज़ है ना, ये सर्विस सेक्टर के अंडर आती है, यानी कि टर्शियरी सेक्टर के अंडर आती है। एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, बैंकिंग, जो सिम कार्ड हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम हमें कोई प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या किस में आती हैं? ये टर्शियरी सेक्टर में आती हैं, ठीक है, समझ आया? अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्टर की कुछ एग्जांपल्स। यहाँ से प्राइमरी सेक्टर में हमने किसकी कल्टीवेशन की? शुगर केन की, ठीक है, शुगर केन की कल्टीवेशन की।
अब वो जो गन्ना खेत में जो होता है, वो डायरेक्टली गन्ना हम चाय में मत डालते हैं, डायरेक्टली उस गन्ने को हम डायरेक्टली चाय में मत डालते हैं। उस गन्ने को पहले सेकेंडरी सेक्टर में भेजा जाएगा, वहां पे उस शुगर केन को सिंपली शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर वो शुगर जो है, वो शुगर हमें शॉपकीपर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो शुगर जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? शॉपकीपर, टर्शियरी सेक्टर में आएगा शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर किस में आएगा? शॉपकीपर टर्शियरी सेक्टर में आएगा, शॉपकीपर फिर हमें देगा, फिर ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर पहले क्या था? रॉ मटेरियल, प्राइमरी सेक्टर का चीज था। शुगर केन पे फिर उसके बाद आया, ठीक है। शुगर केन कहाँ से, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट किया गया, कहाँ पे? सेकेंडरी सेक्टर में। फिर वो जो शुगर हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, वो जो हमने इस्तेमाल किया वो किससे हुआ? सर्विस सेक्टर से, टर्शियरी सेक्टर से, ठीक है। यानी कि हमारे पास वो सर्विस सेक्टर से पहुंचा, टर्शियरी सेक्टर से। यहाँ और एक एग्जांपल देता हूं। प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए आप किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हो, ठीक है, और इस क्रॉप को आप क्या कर रहे हो? शाबाश, इस क्रॉप, मान लीजिए यहाँ से आपने वीट कल्टीवेट की, ठीक है। वीट को आप कन्वर्ट किया जाएगा फ्लोर में, आटा उसको बनाया जाएगा। अब उस फ्लोर को आगे लोगों तक पहुंचाना है ना, वो डायरेक्टली क्या क्या लोग डायरेक्टली खेत से लाएंगे? नहीं, यहां से जो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो इस फ्लोर को शॉप तक पहुंचाने के लिए, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन भी पता है किस में आता है? ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस सेक्टर में आता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स थी, जिसको समझ में नहीं आया मुझे बताना, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में फिर से इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। ये जो इकोनॉमिक सर्वे की जाती है ना, इसको कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है मेरे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोन। हाँ, मुझे आप बताना प्रेजेंटली हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटली, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडम स्मिथ जो है ना, आदम स्मिथ या एडम स्मिथ, पढ़िए एक ही बात है। एडम स्मिथ जो है, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। टू कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंसेप्ट, सॉरी, जो 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट है ना, वो भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया? 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज सोशलिस्ट इकानमी, गांधीयन इकानमी, मिक्सड इकानमी। याद रख लीजिएगा, इंडिया को मिक्सड इकानमी, मैंने आपको पहले ही बताया। इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्सड इकानमी। जब भारत आज़ाद हुआ ना, उसी टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि हमें मिक्सड इकानमी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो मिक्सड इकानमी जो है मेरे दोस्तों, भारत ने कब से ऑप्ट किया? याद रखना, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 इन्होंने शुरू की, ठीक है। जब इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 फॉरवर्ड की, उसी टाइम से उन्होंने मिक्सड इकानमी को चुना। मिक्सड इकानमी मीन्स एन इकानमी वायर। मिक्सड इकानमी का मतलब क्या है? अभी मैंने ऊपर आपको बोला, मिक्सड इकानमी का मतलब मेरे दोस्तों है, देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर, है ना। पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, है ना। यानी कि पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? वो एसेट्स, वो चीजें जिसमें क्या किया जाता होगा, शाबाश, जिसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होंगे। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? जो प्राइवेट किसी ओनर के कंट्रोल में होगा, ठीक है। तो दोनों यहां पे हैं। इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट सेड टू बी। हाँ, इंडिया का जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, ठीक है, तो इसको हम क्या नहीं कह सकते? इट्स इंडिकेटिव, इट्स इंफॉर्मेटिव, इट्स लिमिटेड और इट्स डेमोक्रेटिक। वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इज नॉट इम्पेरेटिव। अब मैं आपको समझाऊंगा इम्पेरेटिव क्या होता है और इंडिकेटिव क्या होता है, समझना अच्छे से। देखिए, इंडिकेटिव में क्या होता है, पहले मैं आपको इंडिकेटिव का बताऊंगा। इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होता है, देख लीजिए, यहां पे गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट तमाम किस्म की, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। किसको देती है? प्राइवेट सेक्टर को, याद रखना। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री खोलता है, ठीक है, कोई प्राइवेट एसेट मतलब क्रिएट करता है, वो कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो इसको तमाम किस्म की क्या फैसिलिटी, वो क्या करेगी? फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। यानी कि गवर्नमेंट चाहेगी कि ये जो एसेट इसने क्रिएट किया, ये जो इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, ये जो इंडस्ट्री इसने सेटअप की, इसमें हम इसको मतलब डेवलपमेंट, ये इंडस्ट्री, वो गवर्नमेंट चाहेगी कि हम इस इंडस्ट्री को डेवलप करें, ठीक है। वो इसको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। क्या अब गवर्नमेंट यहां पे इसको बदले में कुछ टारगेट
सेट करेगी, बोलेगी कि इतना टारगेट हमें जो आप ये टारगेट जो है ये अचीव करना। नहीं, यहां पे ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है ना ये इसी तरीके से ऐसे ही उनको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। ये चाहती हैं कि ये इंडस्ट्री जो है ये इसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर गवर्नमेंट को पॉसिबल कई जगहों पे ऐसा लगे कि गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि हम इसको हेल्प कर सकते हैं, यानी कि ये इंडस्ट्री जो भी प्लान कोई बनाएगी, ठीक है, ये जो भी कोई स्कीम निकालेगी, कोई भी प्लान जो ये बनाएगी, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि हम इस प्लान को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कई जगहों पे, ठीक है, यानी कि कुछ जगहों में हम इस इंडस्ट्री को हेल्प कर सकते हैं। किस चीज में हेल्प करेंगे? इन इंप्लीमेंटिंग दिस प्लान, ठीक है। समझाता हूं फिर से, देख लीजिए। मान लीजिए हमने कोई इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे कोई इंडस्ट्री स्टार्ट की, ठीक है, मैं प्राइवेट ओनर हूं इसका, ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर इंडिकेटिव प्लानिंग में बता रहा हूं, अगर इंडिकेटिव प्लानिंग होगी तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट मुझे तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। और ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड करेगी ना, गवर्नमेंट मुझे ये भी नहीं कहेगी कि आप हमें इतना टारगेट अचीव करके देना, ठीक है, इतने गुड्स आप प्रोड्यूस करना, ठीक है, इतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, इतनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसमें मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म होनी चाहिए। कुछ भी नहीं कहती है गवर्नमेंट, सिर्फ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। किसके लिए? फॉर इट्स ग्रोथ। वो मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे कि आप अपनी इंडस्ट्री को मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो आप करवाओ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कहेगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट को ये ऐसा लगे ना कि कुछ जगहों पे हम इस इंडस्ट्री को मदद कर सकते हैं इन इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स, यानी कि मैंने कोई भी प्लान बनाया, मैंने कोई भी प्रोजेक्ट उठाया, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि हम इस प्लान को इंप्लीमेंट करने में इसको मदद कर सकते हैं, तो वो चीज भी करती है। यानी कि सिंपली याद रखना, इंडिकेटिव में क्या होता है, गवर्नमेंट तमाम टाइप्स की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन हाँ, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं और गवर्नमेंट फिर ये नहीं कहती कि आप ऐसा चलो, ऐसे करो, प्राइस ऐसा फिक्स करो, नहीं, कुछ नहीं कहती। सिर्फ क्या करेगी? शाबाश, यानी कि हम कहेंगे फ्री ऑफ कास्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। फ्री ऑफ कास्ट नहीं करेगी, वो तो मतलब कोई लेबर वेबर लगेगा उसके लिए तो कंपनी को पैसे देने ही पड़ेंगे। मतलब गर्ज कहने का ये है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, लेबर प्रोवाइड करेगी, कैपिटल, बाकी चीज़ें प्रोवाइड करेगी, लेकिन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। अब इम्पेरेटिव का मतलब क्या है? आपको लगेगा कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर क्या बता रहा है, ये डेफिनेशन समझा रहा है, डेफिनेशन का माने बता रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखना, आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखना, देख लीजिए। विच टाइप ऑफ प्लानिंग इज दिस व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज टू प्राइवेट सेक्टर बट डज नॉट डायरेक्ट इट? क्या ये इंडिकेटिव है, क्या ये इम्पेरेटिव है, क्या ये लिमिटेड है, क्या ये डेमोक्रेटिक है? अब आपको नहीं पता डेमोक्रेटिक प्लानिंग क्या है, ना आपको पता लिमिटेड क्या है, ना आपको पता इंपेरेटिव क्या है। अब सुन लीजिए इंपेरेटिव क्या होता है। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव में क्या होता है, जो इकोनॉमी होता है ना, ठीक है, जो इकोनॉमी होता है ना, वो ऑपरेट होती है अंडर किसके? गवर्नमेंट के अंडर। यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, मेरे दोस्तों, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उस पे कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। यानी कि इंपेरेटिव प्लानिंग में क्या होता है, जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट ने खुद प्लान बनाया होता है कि कैसे करना है, ठीक है, तो वही इंपेरेटिव में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, यानी कि गवर्नमेंट खुद ही डायरेक्ट करती है क्या करना है, कितना लेबर लगाना है, ठीक है, कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है। वही चीजें जो मैंने आपको किस में बताई थी, शाबाश, जो मैंने आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी में बताई, वही चीजें होती है इंपेरेटिव इकोनॉमी में, इंपेरेटिव प्लानिंग में। कहीं पे कंफ्यूजन मत है तो बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सेड टू हैव प्रिवेंटेड द ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स इन इंडियन इकोनॉमी? सबसे पहले आप सुन लीजिए, ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रिकल डाउन जो यहाँ पे टर्म है, ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है? ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज हाई लेवल से, ठीक है, हाई लेवल से स्टार्ट होगी और फिर वो तमाम जितने भी नीचे के लेवल्स होंगे उन तक भी वो पहुंचेगी, होल सिस्टम तक पहुंचेगी। समझाता हूं, ठीक है। आज पहली क्लास थी इकोनॉमी की, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आप सुन लीजिए अच्छे से। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। मान लीजिए क्या होता है, कोई चीज, कंपनी ने कोई चीज निकाली, मान लीजिए उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने कोई टी शर्ट निकाली, ठीक है। अब ये ट्रेंडिंग में है ये टी शर्ट, पहले इसको कौन करेंगे, शाबाश,
पहले जो अमीर लोग होंगे पहले इस टी शर्ट को वही खरीदेंगे, है ना, पहले इस टी शर्ट को वही खरीदेंगे ना, जिसके पास पैसे होंगे पहले वही खरीदेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो ट्रेंडिंग वाली जो टी शर्ट थी, ठीक है, ये फिर जो अमीर लोग थे, अमीर लोगों के बाद जो गरीब लोग होंगे ना वो भी इसको पहनेंगे। फिर जो गरीब से गरीब लोग थे, ठीक है, जो बिल्कुल ही महज गरीब थे, उन तक भी ये पहुंचेगी। यानी इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, आपने देखोगा, लेकिन हाँ पहुंचेगी, लेकिन बहुत लेट पहुंचेगी। लेकिन जो ट्रेंडिंग में होती है ना कोई भी चीज़, उसको पहले अमीर लोग खरीदते हैं, और वो जो ट्रेंडिंग में चीज़ होती है ना, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए फिर वो 2 साल बाद ट्रेंडिंग बनता है। लेकिन पूछता है हर एक जो मतलब सेक्टर है, हर एक जो कम्युनिटी है, हर एक जो कैटेगरी है, उन तक वो पहुंचती है, ठीक है। स्टार्ट लेकिन कहाँ से होती हैं, स्टार्ट आपको देखना है, स्टार्ट हाई लेवल से होती है और फिर पहुंचती हैं तमाम सिस्टम तक, ठीक है, तमाम लेवल्स तक। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। जब कोई चीज़ क्या होता है, जब कोई चीज़ नई निकलती है ना, कोई फैशन निकलती है ना, उसकी प्राइस जो है ना, एक्चुअली क्या होता है, ये प्राइस का मामला होता है, ठीक है, ट्रिकल डाउन प्राइस का मामला है। देख लीजिए कैसे उसका प्राइस हाई होता है, क्या होता है, उसका प्राइस हाई होता है, इसीलिए उसको पहले जो है ना, जो हाई लेवल के लोग हैं, इसीलिए ये पहले हाई लेवल लोगों तक पहुंचती हैं, ये पहले ही तमाम सेक्शंस तक नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस हाई होता है। जब इसका प्राइस हाई होता है तभी जाके स्टार्ट कहां से होती है, हाई लेवल तक, हाई लेवल से होती हैं। अगर इसका प्राइस पहले से ही कम होता तो पहले से उसको जो तमाम जो बिलो लेवल के हो है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो वो भी पहले उसको पहनते। वो पहले क्यों नहीं पहनते? क्योंकि इसका प्राइस पहले ज्यादा होता है। धीरे धीरे जब ये ट्रेंडिंग, जब इसका ट्रेंड क्या होता है, डिक्लाइन होता है, तो तभी जाके इसका प्राइस डाउन होता है, और फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बाकी सेक्शंस होते हैं अमीर तबकों के बगैर, वो भी उसको फिर पहनते हैं। ट्रिकल डाउन का इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब आपको सिंपली याद रखना है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे कोई भी चीज जो है वो पहले किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, पहले किस तक पहुंचेगी, हाई लेवल तक पहुंचेगी, ठीक है। पहले उसका इस्तेमाल हाई लेवल के लोग करेंगे, ठीक है, हाई लेवल, ठीक है, हाई जो मतलब हायर पार्ट होता है सिस्टम का, वो पहले इस्तेमाल करेगा, उसके बाद धीरे धीरे होल सिस्टम तक पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन ये मामला एक्चुअली प्राइस का होता है। अब सुन लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सेड टू हैव प्रिवेंटेड द ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन इंडियन इकोनॉमी। ऐसी कौन सी चीज है जिसने ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट प्रिवेंट की है हमारे इकोनॉमी में? सुन लीजिए, इसका जो है ना, दैट्स 1 and 3 का मतलब क्या है, यानी कि जो इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन परचेज्ड इनपुट्स एंड प्राइवेटली मैनेज्ड इरिगेशन, ठीक है। इससे क्या हुआ है, इससे हमारी जो इकॉनमी है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से बच गई, ठीक है। जो हमारी मतलब ज्यादा जो हमारी डिपेंडेंस है ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारी जो डिपेंडेंस है, हम जो ज्यादा से ज्यादा डिपेंड किस पे होते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, इससे हमारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने से हम बच गए। नेक्स्ट, लवर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर वर्क फोर्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, इससे भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है उससे हम बच गए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट असेसमेंट ऑफ डिकेड्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान्स। तो इनमें से करेक्ट असेसमेंट कौन सी नहीं है, तो आपको बताना है, देख लीजिए। देयर हैज बीन वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन, देयर हैज बीन वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ हैज फेवर्ड बेटर ऑफ, ये ठीक है। प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली दो ऑफन फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टारगेट्स, ये भी ठीक है। पब्लिक सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड नथिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये गलत है। तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर 1 and 4 इसका सही जवाब है। यानी कि इंडियन, ये बता रहा है आपको जो 5 ईयर प्लानिंग है ना, 5 ईयर प्लानिंग के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, तो ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज वीडियो लंबी हो गई, तो आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आज पहली क्लास थी, देख लीजिए, मैंने भी पहली बार, मुझे लगता है मतलब इस लेवल की जो है ना, मतलब 10th लेवल के बच्चों को मैंने पहली बार इकॉनमी पढ़ाई। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब बेसिक चीज़ों को समझाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा और भी ज़्यादा बेटर करने की, और भी ज़्यादा बेस्ट होने की, ठीक है। तो आज जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बाय द वे। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बता देना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।